एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में हम प्रोनाउन के प्रकार की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने अभी तक 8 प्रकार के प्रोनाउन की डिटेल में चर्चा कर ली है अपने पिछले पार्ट में। और हम साथ ही प्रोनाउन के प्रकार देखने के साथ ही उनसे संबंधित जितने भी रूल हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी रूल्स को भी डिटेल में हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। आज हम 9वां प्रोनाउन देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड है, इसके नाम को देखें तो इसका नाम में वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव क्या दिखाता है यहाँ पे? रिलेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है वर्ड का। और हम अगर इसके वर्ब फॉर्म की बात करें तो वो है रिलेट। नाउन फॉर्म होगा रिलेशन, और यदि हमें एडवर्ब फॉर्म देखना है तो रिलेटिवली होगा। रिलेट का अगर हम मीनिंग देखें, क्योंकि हम इस नाउन को याद करेंगे इसके मीनिंग के आधार पर, अगर मीनिंग जान ले तो हमें याद करना आसान रहेगा। तो हम रिलेट जो वर्ब है इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है शो आर मेक कनेक्शन बिटवीन टू आर मोर थिंग्स, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में कनेक्शन दिखाना या कनेक्शन स्थापित करना। इसका मतलब है, इसका मतलब संबंध, एक शब्द में हम कहें तो संबंध स्थापित करना, यानी दो नाउन के बीच में संबंध स्थापित करना या दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो इसका मतलब हमारा जो हम वर्ड लाने वाले हैं, चूंकि हम एक नाउन को हटाएंगे और उसकी जगह पे एक वर्ड लाएंगे जिसे हम प्रोनाउन कहेंगे। ये हमारा वर्ड ऐसा होगा जो क्या करेगा, जो रिलेशन दिखाएगा। यानी एक तो ये नाउन को रिप्लेस करेगा और दूसरा नंबर उस नाउन को, जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, उसका संबंध दिखाएगा अन्य चीज़ों से। तो हम यहाँ पे इसीलिए इसका नाम पड़ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड उपयोग होते हैं? जैसे देखिए, हु उपयोग होता है, हुम, हुज, विच, वाट, दैट एंड एज। अच्छा, हम यहाँ जैसे ही हम WH टाइप का वर्ड देखते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत जाता है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। लेकिन हम यहाँ समझेंगे कि WH टाइप का जो वर्ड होता है, WH टाइप मतलब देखिए WH से जिनकी शुरुआत होती है, WH टाइप वर्ड हमेशा ये प्रश्न पूछने का कार्य ही नहीं करता है। ये हम आज इस वाले जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसके माध्यम से हम देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे WH टाइप का जो वर्ड है ये इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो WH टाइप के वर्ड में हमने इन्हीं वर्ड को, देखिए यही वर्ड हमारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का काम करते हैं। जैसे कि हमने इन्हीं वर्ड को देखा था, वाट, विच या हुम, हुज, ये सब हमने क्या देखा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब देखा था तब भी यही वर्ड थे। और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब थे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करके आता है और क्या करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है साथ में, तब उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछेगा, यानी अगर ये सेंटेंस में लगा रहेगा, अगर ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो ही नहीं सकता है। तब हम देखेंगे ये जिस नाउन के लिए प्रयोग होगा उसका संबंध स्थापित करेगा अन्य चीज़ों से, इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब हम अगर यहाँ बात करते हैं, पहले हमारा जो है हु, हुम और हुज जो है, ये हमारे ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए ही प्रयोग होते हैं, यानी सजीव के लिए प्रयोग होते हैं। और हु हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले नाउन को रिप्लेस कर सकता है। यानी ये अगर हम कहें जैसे नाउन का केस होता है, सब्जेक्टिव केस का नाउन होता है, वैसे ये प्रोनाउन की अगर केस की बात करें तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा ये। ऐसे हुम है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आने वाले नाउन को रिप्लेस करेगा और सजीव के लिए होगा। ऐसे ये हुज है, हुज हमारा क्या है, पोजेसिव केस का जो नाउन होता है उससे रिप्लेस करेगा, यानी ये पोजेशन को दिखाने वाला हमारा प्रोनाउन होगा। जैसे हमने बात की थी मोहन्स बुक, जैसे हम पोजेशन कैसे दिखाते थे, मोहन्स बुक, तो मोहन क्या है, यहाँ पे ये देखिए एक नाउन है जो इस नाउन पे पोजेशन दिखाने का कार्य कर रहा है, तो ये पॉजिटिव केस का नाउन है। अगर इसको रिप्लेस हम करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव केस, वैसे हम क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाते हैं, जो प्रोनाउन से बना हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं, या प्रोनोमिनल एडजेक्टिव जिसे हमने कहा था, वो हम यहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे क्या लगा लेते हैं, हिज बुक। लेकिन यहाँ पे अगर हम लगाना चाहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन साथ में रिलेशन भी बताए, तो हम हुज का प्रयोग करेंगे। तो हम देख लेते हैं, जैसे ये है द मैन
whom या whose। अब सेंटेंस ये हमने जो लिखा हुआ ये भी इनकरेक्ट है, हम देख लेते हैं ये इनकरेक्ट कैसे है। भाई हम जानते हैं कि मतलब एग्जाम में जो आता है वो क्या दे करके आएगा, मतलब क्या गलत आएगा वो चीज़ यहाँ आपको दी गई है। जैसे द मैन हुम आया लगा रहेगा या हुज लगा रहेगा। द मैन हुम केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। अच्छा आप यहाँ पे ये भी देखेंगे, यहाँ पे दो क्लाज को एक साथ में इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है। अच्छा इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन, चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ने का भी कार्य करने लगते हैं, इसलिए इसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। चूंकि ये कार्य किसका है? ये कार्य है कंजंक्शन का। हम अगले आगे जा करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब कंजंक्शन पढ़ेंगे तब भी देखेंगे हम इनको, वहाँ पे ये डिटेल में वहाँ पे हम देखेंगे कंजंक्शन हमारे कैसे कैसे होते हैं। अभी ये भी हमारे कंजंक्शन ही हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कंजंक्शन क्या करते हैं। कंजंक्शन किन्हीं दो वर्ड को या वर्ड कह लें, यानी कि वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड का नाम है। इन दो नाउन को जोड़ने का कार्य करते हैं, या नाउन से प्रोनाउन का जोड़ने का, ये मतलब किसी भी दो क्लास को जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये कंजंक्शन कहलाते हैं। यानी हमारा जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारा कंजंक्शन का भी कार्य करता है, इसलिए इसे हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं। अब देखते हैं हम तो हम इसे प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं? प्रोनाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आ रहे हैं नाउन की जगह पे आ रहे हैं। जहाँ नाउन होता है उसकी जगह पे ये आ रहे हैं नाउन को रिप्लेस करके। अगर हम इस सेंटेंस को डिटेल में समझे तो इसमें दो क्लाजेज है हमारी। एक क्लाज हमारी यहाँ है, आप इस क्लाज को इस तरीके से पहचान पाएंगे। दो क्लाज को कैसे जोड़ा गया हम अगर वो लिख ले तो देखिए, एक क्लाज हमारी है द मैन वाज ब्लाइंड, एक क्लाज हमारी ये हो गई, यानी कि वह आदमी अंधा था। अब दूसरी क्लास जो है हमारी, दूसरी क्लास थी जो, वो थी द मैन केम टू मी स्टरडे। ये दो हमारे क्या थे? एक प्रकार से हमने कहा था कि अगर एक ही क्लाज हो हमारी तो वो पूरी तरीके से क्या होता है? अपने आप में एक सेंटेंस है। तो यानी समझ लीजिए अब दो सेंटेंस थे हमारे, द मैन वाज ब्लाइंड एक ये सेंटेंस था, एक सेंटेंस था द मैन केम टू मी स्टरडे। इसका मतलब था कि वह आदमी अंधा था, और हमने कहा वह आदमी कल मुझसे मिला था, या मुझसे मतलब मेरे पास आया था, हम ये कह लें वह आदमी कल मेरे पास आया था। तो अब देखिए दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन हो रहा है? तो ये आदमी कॉमन हो रहा है देखिए। और हम जानते हैं यदि हम इन दोनों सेंटेंस को मिलाना चाहें तो ये चीज़ कॉमन है, और ये दोनों चीज़ें क्या है? ये नाउन है। हम जानते हैं नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो नाउन का रिपीटिशन भी ना हो और ये दोनों सेंटेंसेस क्या हो जाएं? जुड़ जाएं। इसके लिए हमें एक ऐसा वर्ड ले आएँ जो नाउन की जगह पे आ जाएगा, इसलिए प्रोनाउन हो जाएगा, और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करने लगेगा, इसलिए वो क्या होगा? रिलेशन भी बताने लगेगा दोनों क्लासों में। तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन भी दर्शा रहा है और नाउन की जगह पे भी आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पहले वो नाउन लिखते हैं सीधे, जो नाउन को हम दो बार आया है उसे हम लिखते हैं। द मैन लिखा, मैन के बाद हमने देखा कि भाई अब हम उसके तुरंत बाद, देखिए उसके तुरंत बाद ही वो क्लास जुड़ती है, दूसरी वाली क्लास उसके बाद जोड़ दी जाएगी। और इस मैन को रिप्लेस करके क्या आ गया? अगर हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, जैसे ये क्लास देखिए आप यहाँ केम टू मी यस्टरडे, अगर मैं यदि यहाँ से द मैन हटा लेता हूँ तो अब सीधे वर्ब है हमारे पास। तो हम जो वर्ड लाने वाले हैं इसकी जगह पर लाने वाले हैं। अगर इसकी जगह पे लाने वाले हैं तो क्या होगा? वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा इस क्लास के लिए, चूंकि इसके बाद वर्ब है। तो यहाँ इन सब्जेक्ट जगह पे लाने वाले हैं तो हम क्या लाएंगे? हमने कहा ना सब्जेक्टिव केस के लिए हु लाएंगे, तो यहाँ हु ला देंगे। देखिए सेंटेंस हमारा बन गया इसी तरीके से। जैसे ही हु आया तो द मैन लिखा हमने, दूसरी क्लास में हमने हटा दिया द मैन को, और हमने यहाँ क्या रखा? हु रखा, हु। द मैन हु केम टू मी यस्टरडे। अब इस वाली क्लास की वर्ब रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी वर्ब कहाँ है? देखिए यहाँ पे है, वाज ब्लाइंड।
तो ये सेंटेंस में हमें ये ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि सेंटेंस गलतियाँ कहाँ कहाँ दी जा सकती हैं। देखिए, एक तो इस वाला जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है, यानी ये पूरी क्लास खत्म होने के बाद है। और यहाँ पे हम देखेंगे इस नाउन के हिसाब से यहाँ पे हम इसी नाउन के लिए लगाने वाले हैं एक वर्ड। जो वर्ड लगाने वाले हैं, चूंकि ये सजीव है तो हु लगाएंगे। और हम वो लगाएंगे क्या, देखेंगे अगली क्लास में वो क्या कराना चाहते हैं। अगली क्लास में उसे हम सब्जेक्ट के रूप में लाना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में लाना चाहते हैं। तो यदि वर्ब है उसके बाद, तो हम ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो सब्जेक्टिव केस हु को लाएंगे। सब्जेक्टिव केस हमने हु ला लिया। उसके बाद हम ये पूरा क्लास ख़त्म करने के बाद इस वाले जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब रखेंगे। उसके बाद जो भी पार्ट था उसका वो रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने ये रख लिया। इस तरीके से हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो बीच में ये जो क्लाज आ रही है, हमने क्लाज को जब पहचानना सीखा था तो हमने बताया था ये क्लाज क्या है, ये क्लाज पूरी क्लाज इस नाउन के बारे में बता रही है। इसलिए पूरी क्लाज हमारी, यदि नाउन के बारे में जो भी चीज़ें, जो भी शब्द नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर वो एक वर्ड का है तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे। अगर एक से अधिक वर्ड है तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यदि एक क्लाज ही किसी नाउन के बारे में बताने लगे तो उसे हम एडजेक्टिव क्लाज कहते हैं। यानी ये क्लाज हमारी कैसी है, एडजेक्टिव क्लाज है। तो हमारा ना तो परफेक्ट बना ये, ना तो ये। अगर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इस क्लाज के लिए तो हम यहाँ पे हुम लगाते। अगर ये पॉजेसिव केस के बाद एक नाउन चाहिए, अगर एक नाउन होता है यहाँ पे तुरंत, तब हम क्या लगाते, हुज लगाते। लेकिन हमें इसके बाद ठीक वर्ब है, तो इस क्लाज के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट की केस हम हु लगाएंगे। ये आप ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंटेंस में एक से अधिक क्लाजेज कैसे आती हैं, उसी प्रकार से आती हैं कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ करके। जब ये आप पार्सिंग करना सीख जाएंगे तब जो है आप आसानी से अर्थ भी निकाल पाएंगे। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, द वुमेन हुज यू शा स्टरडे वाज वेरी वीक। यहाँ पे के हट गया है, के हो गया वीक। यानी अब हम कहें द वुमेन, जैसे हमने देखा द वुमेन, तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस अगर हम देखें तो दो सेंटेंस हमारे यहाँ पे हैं। एक है द वुमेन वाज वेरी वीक, एक सेंटेंस ही हमारा वो वाज वेरी वीक। दूसरा है यू शा द वुमेन स्टरडे। देखिए ये दो सेंटेंस थे जिनको यहाँ पे जोड़ा गया है। एक हो गया द वुमेन वाज वेरी वीक, यानी कि एक पूरी ये सेंटेंस हो गया, यानी कि वह औरत जो थी, वह महिला जो थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। यू शा द वुमेन, तुमने, हम कह रहे हैं आपने उस औरत को कल देखा था। ये दो सेंटेंस को अगर हम देखें, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, हमारा जो नाउन है यहाँ पे इस वाले में सब्जेक्ट है और इस वाले में क्या है, इस वाले में ये ऑब्जेक्ट बन गया है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना चाहता हूँ और ये वाला सेंटेंस मैंने पहले रखा, अगर मैंने ये वाला सेंटेंस पहले रख लिया, अगर ये वाला मैंने पहले रख लिया और उसके बाद ये सेंटेंस रखता हूँ, तो भाई चूंकि ये क्या है, ये द वुमेन लिखते ही मैं तुरंत ही क्या करूँगा, तुरंत ही सेंटेंस को जोड़ूंगा, क्योंकि वुमेन के बाद ही जुड़ेगा। अगर वुमेन के बाद हमने जोड़ा तुरंत तो क्या बन जाएगा, द वुमेन आ जाएगा। देखिए द वुमेन आया पूरा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएं, देखिए इस वाली क्लास को लाने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इस क्लास को हम लाएंगे जिसमें द वुमेन ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इस वुमेन के बाद, यानी जो हम पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, इसमें हम सब्जेक्ट यानी वुमेन को अलग कर लिए, क्योंकि वुमेन के बारे में ही कुछ बोलने वाले हैं, तो अगली क्लास इसी के बाद रखेंगे। इसका वर्ब पूरी क्लास खत्म होने के बाद, ये पूरा पार्ट हमारा वो क्लास खत्म होने के बाद चला जाएगा। तो हम रखेंगे द वुमेन। उसके बाद यहाँ रखने पर हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस रखें, सब्जेक्टिव केस वाला हु रखें, या ऑब्जेक्टिव केस वाला हुम रखें, या हम पॉजेसिव केस का हुज रखें। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम पहले सेंटेंस जो हम रखने वाले हैं जो क्लास, उसमें देख लेंगे कि वो जो हम नाउन जिसके लिए लाने वाले हैं, जिसके लिए हम वर्ड लाने वाले हैं वो क्या है, वो उस क्लास उस सेंटेंस में क्या है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, तो हम हुम लिखेंगे इसके बाद। इन द वुमेन
हुम, उसके बाद ये इसमें सब्जेक्ट है, रख लेंगे हुम यू सा स्टरडे, क्योंकि वुमेन तो वुमेन के लिए हमने रख ही लिया तो ये हट गया, तो हो गया हुम यू सा स्टरडे। देखिए यही चीज़ यहाँ बनी हुई है कि भाई हमने क्या कहा, द वुमेन, उसके बाद हमने रख लिया यहाँ हुम रखे हम, हुज न रख करके हुम परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगले क्लास में ये ऑब्जेक्ट थे, द वुमेन हुम यू सा स्टरडे। अब देखिए इसका जो वर्ब है यहाँ है वाज वेरी वीक। तो इस तरीके से हमने देखा ये क्लास जो बनी ये भी क्या है, इस वुमेन के बारे में ही बता रही है, तो ये भी एडजेक्टिव क्लास है। तो आप ध्यान से समझेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि आपको यहाँ सब्जेक्टिव केस रखना है या ऑब्जेक्टिव केस रखना है। चलिए हम अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे है द बॉय, अब हु रखे हैं या हुम रखे हैं या हुज रखे हैं, इसके बाद एक फादर है, देखिए ये इज अ डॉक्टर सिट्स बिसाइड मी। अब ये दो सेंटेंस हम अगर अलग करें, आप यहीं पे अलग करना सीखें। यहाँ पे देखिए हमने ये लिया, हमने कहा इसका जो वर्ब है वो क्लास के ख़त्म होने के बाद चला जाता है, तो क्लास हमारी देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ ख़त्म हो जा रही है, और ये सिट्स बिसाइड मी ये इसकी वर्ब है, यानी द बॉय सिट्स बिसाइड मी, यानी कि वह लड़का मेरे बगल में बैठता है, हम कह रहे हैं मेरे बगल में बैठता है। अब हम ये कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे यानी पहला सेंटेंस हमारा था द बॉय सिट्स बिसाइड मी, दूसरा था यहाँ हम कह रहे हैं द बॉयस, यानी हम कह ले द बॉयस फादर, यानी लड़के के पिता एक डॉक्टर हैं, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरा हमारा जो सेंटेंस था वो था द बॉयस फादर, क्योंकि एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार जताने के लिए हम ये वाला व्यवस्था लाते हैं। द बॉयस फादर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हम इसी वाले बॉयस को हटा रहे हैं, यहाँ पे इसी वाले बॉयस को हम हटा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि पॉजेसिव केस के प्रोनाउन को हटा रहे हैं, सॉरी नाउन को हटा रहे हैं, तो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन हो जाना चाहिए, यहाँ हुज हो जाएगा यहाँ पे, हुज फादर। उसके बाद देखिए एक नाउन भी है जिस पे अधिकार जताया जा रहा है, तो आप ये आसानी से पकड़ सकते हैं यदि एक नाउन है उसके बाद। तो हमने आसानी से क्या सीखा कि भाई हमें ये देख लेना है, पहले सेंटेंस में देखना, चूंकि हम सेंटेंस तो बनाने नहीं लगेंगे वहाँ पे, तो हमें देखना है पहले अगर एक नाउन आया हमारा, उस नाउन के बाद अगर एक क्या कहें हम, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है, हुज या हु या हुम का प्रयोग होना है, तो इस नाउन के हिसाब से देखेंगे कि भाई यहाँ क्या प्रयोग होगा, वो कौन बताएगा, ये वाली क्लास बताएगी। यानी इस नाउन के बारे में कुछ कहने के लिए तुरंत ही एक क्लास आ जाती है, और जिस नाउन के बारे में कहना है उस नाउन के ठीक तुरंत बाद ही वो क्लास प्रयोग होती है, क्योंकि नाउन के बारे में कहना है तो इस नाउन के हिसाब से यहाँ पे, और इस क्लास में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, उसके आधार पे यहाँ हु या हुम आएगा। उसके बाद इसका वर्ब यहाँ रहेगा, तो हम ये भी देखेंगे कभी कभी यहाँ जैसे यहाँ वाज है तो वर्ब हो सकता है गलत है, तो यहाँ पे वर्ब की गलती दे दी जाती है, भाई यहाँ हु दे करके सही दे करके और दे दिया गया यहाँ, और ये हु किसके लिए आया है, गलती यहाँ भी आ जाती है, हु किसके लिए आया है, ये मैन के लिए आया हुआ है, यानी सिंगुलर के लिए आया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बना होता और यहाँ के जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो ये क्या होता, कम से लगाते हम, ना कि कम लगाते, तो ये भी यहाँ भी गलती दी जा सकती है। तो इस तरीके से गलतियाँ यहाँ पे दी जाती हैं। अब इस सेंटेंस में देखा ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कंजंक्शन कर ले हम, कंजंक्शन लग रहा है, तो हमने देखा इस कंजंक्शन के बाद एक नाउन, मतलब एक नाउन या प्रोनाउन भी है हमारा, तो हम देखेंगे क्या वो नाउन प्रोनाउन इसका सब्जेक्ट बन रहा है। और दूसरी बात ये भी देख लेंगे क्या यहाँ जो हम लगाने वाले हैं कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन जो लगाने वाले हैं वो क्या यहाँ पे इस नाउन के ऊपर अधिकार जता रहा है। अगर अधिकार जता रहा है तब हम क्या लगा लेंगे, तब हम ये लगाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। जो पॉजेसिव ये एडजेक्टिव है, वैसे आप देखेंगे तो प्रोनाउन नहीं, आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हुज फादर कह रहे हैं, ये नाउन हो गया, ये तो ये एडजेक्टिव की तरह हो गया। तो ये पॉजेसिव केस वाला आप तभी लगाएंगे जब देखेंगे इस पर पोजेशन दर्शाना है। अगर पोजेशन नहीं दर्शाना है तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, क्योंकि सब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तब हम देखेंगे क्या इसका ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो ऑब्जेक्ट बना के हम लगाएंगे। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, यानी गलतियाँ आपको कहाँ कहाँ देखनी है उस वाले में। एक तो देखनी है कि यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए या ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव, ये देखना है। वो कैसे देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे अगर ठीक इसके बाद वर्ब है तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, इसके बाद एक और सब्जेक्ट है, यानी इस वाले क्लास का सब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या ये जो नाउन आया है हमारा
जो सब्जेक्ट बन रहा है इसका, उसके ऊपर यहाँ जो वर्ड लाएंगे हम उससे अधिकार जता सकते हैं। अगर अधिकार जताते हैं तो हम पॉजिटिव केस लगाएंगे, अगर अधिकार नहीं जताना है तो हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्योंकि इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये हम आसानी से लगा पाएंगे। और दूसरी बात हमने क्या कहा कि भाई ये देखेंगे ये वाला जो यहाँ पे आने वाला है कंजंक्शन, या हम कह लें रिलेटिव प्रोनाउन जो आने वाला है वो इसी के लिए आने वाला है। अगर ये सिंगुलर है तो ये इसको सब आपके समझ चल रहे हैं, सिंगुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ आने वाली वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कभी कभी इस वर्ब में गलती दी रहेगी। और आप क्या करेंगे, ये देखेंगे अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ इसका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ इसका वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो इतने प्रकार की गलतियाँ दी जा सकती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है। ये तो हुआ सजीव के लिए। अब अगला होता है हमारा जो निर्जीव के लिए होगा। निर्जीव के लिए होगा हमारा, तो निर्जीव के लिए वाट जो है ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्ट जगह पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। ऐसे विच जो है ये भी सब्जेक्ट जगह आ सकता है और ऑब्जेक्ट जगह आ सकता है। और यहाँ पे हम पॉजिटिव जो केस है वो ऑफ विच के माध्यम से दिखाते हैं, ऑफ विच। तो हमने चर्चा कर ली है, तो इनकी जल्दी से बात कर लेते हैं। भाई देखिए, जैसे यहाँ पर दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, द स्टोरी दिया गया। अब स्टोरी के बारे में एक क्लास के माध्यम, जो एडजेक्टिव क्लास होगी उसके माध्यम से कुछ कहना था। देखिए जहाँ वर्ब स्टार्ट हुई तो ये वर्ब हम देखेंगे इस सब्जेक्ट की वर्ब है। तो द स्टोरी इज इंस्पायरिंग, ये एक सेंटेंस हमारा ये था। दूसरा सेंटेंस था ये, इसकी जगह यानी मतलब क्या है, इसकी जगह मतलब है द स्टोरी टीच अस द लेसन्स ऑफ मोरालिटी, यानी स्टोरी हमें सिखाती है, मोरालिटी के लेसन सिखाती है। ठीक है, लेसन्स पढ़ाती है, टीच करती है। तो ये हमने क्या कहा, यानी इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, द स्टोरी ही है इसका मतलब है। द स्टोरी हमने देखा है ये क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हु लग ही नहीं सकता है। तो और देखिए इसके बाद ठीक वर्ब है, इस क्लास में देखेंगे ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और सब्जेक्टिव केस में क्या होना चाहिए, विच लगाएंगे हम, तो यहाँ विच होना चाहिए, विच टीचेस द लेसन ऑफ मोरालिटी, आप ये लगाएंगे यहाँ पे। ऐसे अगला देखें, द पेन। अब ये पेन के बारे में कुछ कहने के लिए अगला आगे क्या आ रहा है, तो ये पेन के लिए ही आएगा, द पेन। तो ये पेन के लिए आ रहा है, चूंकि इसके ठीक बाद जैसे यहाँ ये स्टोरी के लिए आ रहा था। अब पेन के हिसाब से हमें क्या लगाना है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए विच लगाएं या वाट लगाएं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इस वाली क्लास को देखेंगे, इस वाली क्लास के हिसाब से देखेंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट है हमारा, अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, भाई ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि इस पे अधिकार जताने का भी वो नहीं है कि हम इस पे अधिकार जताने का कार्य करेंगे। ये यहाँ क्या करें, मैंने आई बाट इज चीप, ये देखिए इसकी वर्ब यहाँ इज चीप, इसकी वर्ब है। आई बाट यानी मैंने खरीदा था, तो हम कहेंगे जिसे मैंने खरीदा था, वह पेन जिसे मैंने खरीदा था वो क्या, वो सस्ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, विच होना चाहिए। अब विच यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस वाली क्लास का देखो सब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कहाँ सब्जेक्टिव चाहिए कहाँ ऑब्जेक्टिव चाहिए, वो हम लगा सकते हैं। ऐसे ये देखिए व्हाट यू नीड, जैसे हम यहाँ देखिए इसमें कहेंगे व्हाट यू नीड, एक हमारी ये क्लास है, देखिए ये क्लास यहाँ पर हो गई, देखिए ये यू के हिसाब से वर्ब है। व्हाट यू नीड यानी तुम्हें चाहिए, वाट जो है देखिए इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, और साथ ही साथ ये किसका, देखिए इस वाले का सब्जेक्ट भी है, इस वाले क्लास का। वाट इज अ गुड मील, यहाँ का मतलब है, वाट का मतलब है कि वह चीज़ जो तुम्हें चाहिए, वह चीज़ यानी वह वस्तु जो तुम्हें चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, वाट यू नीड यानी यू नीड वाट, एक हमारा हो गया, एक हमारा सेंटेंस ये था जिसे जोड़ा गया है, आप ये देख लीजिए इसको ध्यान से। यू नीड वाट एक था, दूसरा था वाट इज अ गुड मील, गुड मील हो गया। तो ये क्या हो गया, ये दो सेंटेंसेस थे हमारे, इनको जोड़ा गया, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, वाट कॉमन हो रहा है। वाट को चूंकि हम वाट वाली क्लास को ही पहले, वाट को ही पहले रखेंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है जो कि की तरह जो दिखता है उसको पहले रख लेते हैं। तो इसको हमने अगर पहले रखा तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वाट अगर हम ये वाली क्लास पहले रख रहे हैं तो वाट को अलग कर लेंगे और ये अंतिम में चला जाएगा, दूसरी क्लास खत्म होने के बाद ये वाला पूरा पार्ट। तो ये ऐसे ही हो रहा है, देखिए वाट के बाद क्या होगा, हमें ये इसे रखना है, तो हमने यू नीड रख दिया। देखिए यू नीड रख दिया, चूंकि वाट तो कॉमन ही हो रहा था, वाट हो ही गया इसके लिए। देखिए वाट क्या हुआ, वाट ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, और ये इसका सब्जेक्ट भी बन जा रहा है। आप हर जगह देखेंगे, देखिए क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। जैसे हु देखिए, हु किसके लिए आया, इसी पेन के लिए आया,
हु इसी पेन के लिए आया, यानी इस क्लाज के लिए यह ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, साथ में क्या हो रहा है, साथ में इस वाले क्लाज इसके लिए भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इसका सब्जेक्ट भी बन रहा है और साथ में इसके ऑब्जेक्ट के लिए भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे वाट का मतलब यहाँ पे है वह चीज़, जो चीज़ तुम्हें चाहिए, यानी यू नीड वाट, यानी तुम चाहते हो जो, हम कह लें, ठीक है, तुम चाहते हो जो, वो क्या है, वो हम कह रहे हैं इज अ गुड मील, वह मतलब वह चीज़ अच्छा भोजन है, हम कह लें। अभी अगला है जैसे नोबडी नोज, तो वाट हमने क्या देखा, वाट यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट के रूप में था। यहाँ देखें नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, हम कह रहे हैं कोई नहीं जानता है वाट विल हैपन नेक्स्ट। अब देखिए वाट यहाँ पे, आप देखिए क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, हम देख लेते हैं। नोबडी नोज वाट, देखिए इसमें इस वाली क्लास के लिए क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, जबकि इस वाली क्लास के लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में है, चूंकि इस वाले क्लास के लिए सब्जेक्ट है। तो नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यानी कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं ये हमारा, अगर ठीक उसके बाद एक वर्ब है तो वो क्या होगा, अगर क्लास की वर्ब है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर उसके बाद एक सब्जेक्ट और पड़ा हुआ है, कोई नाउन या प्रोनाउन और है, तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट था, देखिए एक नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे है, प्रोनाउन था एक इसके बाद, तो ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे। ऐसे इसके बाद तुरंत वर्ब थी, तो यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। आगे देख लें हम, पोजीशन जो दर्शाया जा रहा है यहाँ पे, पोजीशन के केस में क्या है, अ हाउस ऑफ विच द डोर इज वीक इज अनसेफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो सेंटेंस थे, जैसे हम कह रहे हैं, अगर कह दें द हाउस इज वीक, एक सेंटेंस था हमारा द हाउस इज अनसेफ, यानी कि वह घर क्या है, अनसेफ है, असुरक्षित है। अब हम कहें द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस इज वीक, दूसरा सेंटेंस ये था, यानी कि उस घर का दरवाजा जो है वो कमजोर है, ये दूसरा हमारा सेंटेंस था। दोनों को जोड़ना था हमें, तो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है हाउस, हाउस कॉमन मिल रहा है, लेकिन हमें इस डोर पे अधिकार जताना भी है। तो अधिकार जताने की व्यवस्था यहाँ इस तरीके से होती है, देखिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हाउस लिखेंगे, अ हाउस, उसके बाद अधिकार जताने के लिए ऑफ विच, यानी जिसका, हाउस का, द डोर, जिसका डोर, या आप यस कह लीजिए, जिसका डोर इज वीक। इन देखिए ये पूरी क्लास हमारी एक तरीके से आप ये कह लीजिए, देखिए द हाउस इज अनसेफ, ये इसकी वर्ब यहाँ हो गई, इसको तोड़ दिया गया। दूसरी वाली क्लास का देखिए हाउस को कॉमन के रूप में मान लिया गया और ऑफ विच द डोर लगा करके इसको जोड़ दिया गया, ठीक है, ये हो गया हमारा इज वीक, ये हो गई। इस तरीके से हम देख लेंगे यहाँ पे पोजीशन दर्शाया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि किस तरीके से, पहले हमें तो क्लास भी पकड़नी है, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लास हैं सारी, क्योंकि ये किसी शब्द के बारे में अगर बता रही हैं, नाउन के बारे में बता रही हैं कुछ, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही हैं और एडजेक्टिव क्लास होंगी। अब हम अगला देख लेते हैं, एक हमारा और एक यहाँ पे एक और हमारा प्रोनाउन है दैट और एक है एज। ये दोनों सजीव, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हैं। तो भाई अभी तो हमने कहा सजीव के लिए हमारे पास है हु, हुम और हुज, और निर्जीव के लिए कहा विच और वाट है। तो इनकी क्या जरूरत है, तो हम देखेंगे दैट का प्रयोग और एज का प्रयोग। ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हैं, वैसे एज का बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन दैट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट के लिए कुछ सामान्य से नियम है कि इन चीज़ों के साथ लगाना आवश्यक है, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में ना तो हु, हुम या हुज लग सकता है, ना ही विच या वाट लग सकता है, उस केस में हमें दैट ही लगाना पड़ता है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को हम एक और पार्ट में देखेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को हम अगर बेहतर तरीके से जान लेते हैं तो हमें क्लास, जो क्लास को अलग करना है, एक सेंटेंस कितनी क्लास हैं, वो हम आसानी से पहचान पाएंगे, और जब हम पहचानने लगेंगे आसानी से अर्थ भी निकाल पाएंगे। फिलहाल यहाँ हम देख लेते हैं कि ये कब प्रयोग हो सकता है। जैसे है आई हैव अ पैरट। अब पैरट क्या है, पैरट सजीव है, तो उसके हिसाब से लगा दिया गया हु। देखिए आई हैव अ पैरट हु टॉक्स ऑल डे, जो क्या करता है, जो सारे दिन बात करता है, हम कह रहे हैं हु टॉक्स। तो देखिए इस पैरट के लिए हु आया, हमें लग रहा है सजीव है,
एकदम सही है ये। तो यहाँ पे क्या है भाई, हु की सब यहाँ दैट का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ दैट भी हो सकता है, यहाँ दैट हो सकता है। तो हम देखेंगे भाई सजीव के हिसाब से हम हु तो लगा लेते हैं, लेकिन सजीव ज्यादातर हु किसके लिए प्रयोग होता है, व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, यानी हम कहें ह्यूमन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इनके लिए जो जैसे पक्षी है तो इसके लिए हम दैट लगा लें, ये बेहतर समझा जाता है। तो यहाँ पे दैट टास्क ऑल डे हो जाएगा। अब देखिए ये जो दैट आया ये इसी के लिए आया और इसमें सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। देखिए इस क्लास के लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये सब्जेक्टिव केस में इसका मतलब है। और हम ये भी साथ में देख रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। आगे देखिए द हाउस, अब हाउस कम करें, द हाउस हुम लगा दिया। हाउस क्या है, हाउस हमारा निर्जीव है, तो हुम तो लग ही नहीं सकता क्योंकि ये सजीव के लिए लगता है, लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। तो यहाँ तो हुम तो गलत है। तो आपको अगर एग्जाम में दिया जाएगा तो यही दिया जाएगा। अगर यहाँ विच लगा देता तब तो सही ही था, कोई दिक्कत ही नहीं था। अगर विच लगाया होता तो सही था, क्योंकि ये निर्जीव के लिए विच लगता है। लेकिन विच न लगा करके हम दैट भी लगा सकते हैं। हमने क्या कहा, दैट लगा दिया जाए। तो अगर दैट लगा के आ जाए तो गलती नहीं माननी, एक निर्जीव है भाई विच ही लगेगा। और हम देख लेते हैं यहाँ क्या ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, यानी हम दैट लगाने वाले हैं यहाँ, या विच लगा लें। इन दोनों में से हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं एक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, इसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट दिख रहा है, इस क्लास का सब्जेक्ट दिख रहा है जो क्लास आई हुई है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पे हम अधिकार भी नहीं जता सकते। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। द हाउस दैट यू बॉट लास्ट ईयर, जिसे तुमने लास्ट ईयर खरीदा था, इज वेरी बिग, बहुत बड़ा है। देखिए इसका सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है। ऐसे यहाँ है हियर इज द मैन, यानी यहाँ है वह आदमी। जिसे हम जोर इम्फेसाइज करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर लिखा जाता है, यहाँ है वह आदमी। अब इस आदमी के लिए लिखना चाहते थे। विच केम हेयर स्टडी, जो कल यहाँ आया था। देखिए इसके लिए पूरी क्लास आ रही है। तो अब इस क्लास में हम ला रहे हैं, देखिए क्या चाहिए, ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्टिव केस चाहिए। और सब्जेक्टिव केस तो है विच, लेकिन हमें सजीव के लिए चाहिए। तो सजीव के लिए या तो हु होता, हु केम हेयर स्टडी। हु नहीं है तो दैट लगा सकते हैं हम, दैट केम हेयर स्टडी, तो यहाँ दैट लग सकता है ऐसे। अगला देखते हैं, यानी कि आपको गलत दिया गया ना, क्योंकि सजीव के साथ ये निर्जीव वाला दिया गया है। अगला है एवॉइड सच स्टूडेंट, जब सच लगा रहता है। अब इस बात का ध्यान है, जब सच लगा रहता है, सच एक स्ट्रक्चर ये देखेंगे, सच के बाद अगर एक सिंगुलर नाउन है, सच अ बॉय, तब ऐसा होगा, ये स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके पहले आर्टिकल ये लगा लिया जाता है। लेकिन अगर ये बॉयस हो जाए तो एक की जरूरत ही नहीं है, सच बॉयस हो जाएगा। इसका मतलब होता है इस प्रकार का। एवॉइड सच स्टूडेंट मतलब इस प्रकार के विद्यार्थियों को, इस प्रकार के विद्यार्थियों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। हु बेस्ट, अब देखिए हु किसके लिए है, इसी स्टूडेंट्स के लिए आया सीधे। तो हु लगेगा या क्या लगेगा, देखिए हु, चूंकि ये सजीव हैं, हमें देखिएगा हु सही दिख रहा है, लेकिन क्या लगना चाहिए, हु वेस्ट देयर टाइम, जो क्या कर रहे हैं, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो अपना टाइम क्या कर रहे हैं, वेस्ट करते हैं। तो हु की जगह हम दैट भी लगा सकते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम दैट भी लगा सकते हैं। अगर सजीव मान करके हु भी सही कर सकते हैं और यहाँ पे दैट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सॉरी, यहाँ पे दैट या हु नहीं लगाना है, यहाँ पे सच जब आ जाए तो ये अलग रूल है। सच आने पर क्या करना है, हमें एज लगाना है, यानी ना तो हु लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ वर्ब है, अगली क्लास का वर्ब है, तो हम सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे। यहाँ पे हु या तो हु लगता या विच लगता, ये भी सब्जेक्ट का कार्य कर लेता है, या वाट लग सकता था, ये भी लग सकता था, या दैट लग सकता था, लेकिन ये सब कुछ नहीं लगेंगे। सच जिस सेंटेंस में आ जाए वहाँ पे एज लगेगा। जो हमारा प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना होकर के एज होगा। ऐसे स्टूडेंट को अवॉइड कीजिए। अब स्टूडेंट के लिए आ रहा है, ठीक है, जो पढ़ेंगे, जो करके, जो वेस्ट करते हैं अपना टाइम। तो यहाँ एज का मतलब क्या है, एज का मतलब है ये प्रोनाउन है यहाँ पे, और रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है। तो इससे ऐसे प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमने ये देख लिया, सारे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर ली हमने। इनके बारे में और हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि भाई दैट जो है, इस तरीके से दैट का तो निश्चित हुआ नहीं कि भाई अगर जैसे इसमें हु आ जाए, जैसे मान लीजिए अभी हमने बात की स्टूडेंट के साथ हु आ रहा है, हमें लिख रहा है सजीव है, एकदम सही है, दैट का प्रयोग नहीं कर सकते हम।
मान लीजिए सच ना होता इसमें तो भाई हु तो सही रहता। तो हम देखेंगे किस किस जगह पे निश्चित रूप से हमें दैट रखना है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज हम हमारा छोटा सा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये देख लेते हैं साथ में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जैसा कि हम नाम से ही याद रखने का प्रयास करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे दो हैं, एक है ईच अदर है, एक वन अनदर है। रेसिप्रोकल का प्रोनाउन का अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें तो रेसिप्रोकल एक एडजेक्टिव वर्ड है, रेसिप्रोकेट एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, देखिए इसी का वर्ब फॉर्म है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकली जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब। रेसिप्रोकेशन ये हो जाएगा हमारा नाउन फॉर्म इसका। अब हम वर्ब फॉर्म से अर्थ निकाल लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, टू बिहेव या टू फील, यानी कि व्यवहार करना या अनुभव करना, फील करना, टूवर्ड्स समवन किसी को लेकर के, ये किसी के साथ व्यवहार करना या किसी के साथ ये अनुभव करना। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से जैसे उसने बिहेव, जैसे वह बिहेव करता है आपकी तरफ। मतलब कहने का मतलब है कि ठीक उसी प्रकार का बिहेव करना या उसी प्रकार का अनुभव करना किसी के साथ में, जैसा वह तुम्हारे साथ में बिहेव करता है या जैसा वह तुम्हारे साथ में फील करता है। यानी एक दूसरे के लिए हम परस्पर करें, परस्पर की बात, जैसा तुम उसके लिए फील कर रहे हो वैसा वो तुम्हारे लिए फील कर रहा है। तो परस्पर के लिए होता है ये परस्पर, यानी परस्पर सेम रूप, एक दूसरे, मतलब जैसा वो फील कर रहा है वैसा तुम भी फील कर रहे हो। तो परस्पर एक दूसरे के लिए सेम जो है व्यवहार रखना या क्या, या उसके साथ अनुभव करना, ये मतलब होता है रेसिप्रोकेट का। अब इसी से रेसिप्रोकल मतलब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम इससे अर्थ निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल ऐसा प्रोनाउन होगा जो नाउन को रिप्लेस करेगा, और नाउन को रिप्लेस करेगा और क्या करेगा, जिस नाउन को रिप्लेस करने वाला है वो उन दोनों के लिए क्या है, उनको दो भागों में, जो नाउन रिप्लेस होने वाला है वो दो भाग में होंगे, और दोनों को क्या, दोनों एक दूसरे के लिए समान फीलिंग रखेंगे या समान बिहेवियर रखेंगे। अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो दो हमारे यहाँ इस प्रकार के ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ परस्पर ही है या एक दूसरे के लिए हम कह लें। ऐसे वन अनदर का भी मतलब ये परस्पर, लेकिन ये दो व्यक्तियों के लिए आएगा, ये दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें बोथ द बॉयज क्रिटिसाइज ईच अदर, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोथ द बॉयज क्रिटिसाइज ईच अदर, मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा दो सेंटेंस थे, अगर हम दो सेंटेंस में बांट लें, ये दो सेंटेंस हमारे यहाँ राम क्रिटिसाइजेज मोहन, यानी राम जो है मोहन की आलोचना करता है, फिर मोहन भी राम की आलोचना करता है। अब देखिए ये हो गया ना, एक दूसरे के लिए सेम बिहेवियर रखना, या हम कह लें सेम अनुभव, मतलब सेम अनुभूति रखना, यानी फीलिंग रखना, हो गया राम। देखिए राम जो है मोहन की आलोचना करता है और मोहन राम की आलोचना करता है। अब हम इन दोनों सेंटेंस के लिए एक ही सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भाई दो लोग हैं, दो के लिए एक वर्ड होता है बोथ। ये भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, क्योंकि दो नाउन को रिप्लेस कर दिया इसने। राम और मोहन को दोनों के नाम ना लेकर के हमने बोथ कह दिया, तो ये एक प्रोनाउन है हमारा। बोथ के बाद हम सीधे वर्ब लगा लेते हैं। बोथ क्रिटिसाइज, चूंकि एक नहीं इसमें दो लोग हैं, तो वर्ब हमारी यस या यस नहीं लगेगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा। बोथ क्रिटिसाइज, अब क्या लगाएं बोथ के लिए, देखिए ईच अदर लगाएंगे, क्योंकि दोनों को हम दिखाना चाहते हैं। इन्हें दोनों का नाम नहीं लाना चाहते हैं, दोनों के नाम की जगह पे एक वर्ड लाया हमने ईच अदर। ईच अदर जो आया वो दो लोग थे, दोनों को एक दूसरे परस्पर के लिए आया, तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस में हम देख लेते हैं यहाँ पे बोथ द बॉयज क्रिटिसाइज ईच अदर। अब यहाँ पे बॉयज भी आ गया, बोथ के बाद बॉयज आ गया, तो अब ये एडजेक्टिव हो गया, चूंकि इसके बाद नाउन है तो ये नाउन के बारे में बताने लगा कि उन दोनों लड़कों, यानी वे दोनों लड़के जो है क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। इसी प्रकार से ये देखिए दे शुड लव वन अनदर। अब हम अगर यही सेंटेंस की ये बात करें, अगर हम कहें स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है तो लब हो जाएगा, लब टीचर्स, यानी स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को क्या करते हैं, टीचर्स को लाइक कह लें हम, लाइक स्टूडेंट्स जो है वो टीचर को पसंद करते हैं। ऐसे हम कह लें टीचर्स लाइक
लाइक स्टूडेंट्स। तो देख परस्पर एक दूसरे के लिए क्या हो गया, सेम फीलिंग है, सेम बिहेवियर हो गया। तो अब हम दोनों के लिए क्या करें, दोनों के लिए भाई चूंकि ये एक दो लोग नहीं है, देखिए इसमें कई स्टूडेंट हैं और उसमें कई टीचर्स हैं। तो अब इनको हम दोनों के लिए अगर प्रोनाउन लाना चाहें कॉमन प्रोनाउन, तो हम क्या लाएंगे, दे लाएंगे। दे लाया हमने। दे शुड लव, दे में कई लोग हो गए, देखिए दे शुड लव वन अनदर लगाएंगे, ना कि ईच अदर। तो वन अनदर किसको दर्शा रहा है, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, दोनों नाउन को इस रिप्लेस करके ये क्या लाया, का देखो वन अनदर आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दे शुड लव वन अनदर हो गया। तो इस तरीके से हम दो से अधिक लोग हैं तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे, और बोथ शब्द आ गया तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। या टू बॉयस, यहाँ बोथ कहीं दो का जरूर भाव आना चाहिए। ये यहाँ क्या टू बॉयस आ जाए तब भी हो गया, दो लोग हैं ना, टू बॉयस लव ईच अदर, ऐसे हो गया। तो इस तरीके से इन पर आधारित एग्जाम में जब क्वेश्चन दिए जाते हैं, दो लोगों की बात होगी तो ईच अदर न लगा के वन अनदर दे देगा। ऐसे जब दो से अधिक लोग बात होगी तो ईच अदर दे देगा। तो इस पर आधारित भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोनाउन के सभी पार्ट देख लिए हैं, मतलब प्रोनाउन के सभी प्रकार हमने देख लिए हैं। अब अगले पार्ट में हम प्रोनाउन, अभी जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमें उसके बारे में हम एक दो और वीडियो में डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनको हमें बेहतर तरीके से समझना है। उन पर एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। दूसरे नंबर उन्हीं में हम देखेंगे हम क्लासेज कैसे अलग करते हैं, और क्लासेज अलग करना सीख जाएंगे तभी हम सही प्रकार से किसी सेंटेंस जिसमें एक से अधिक क्लास है उनका अर्थ निकालना सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक हम किसी क्लास का सब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम उसका अर्थ प्रॉपर नहीं निकाल पाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में।